All right, everyone. So we'll start with the theory of supply revision. So everything in the supply chapter, theoretical part, will be done in next 20-25 minutes. Let's start with the meaning of supply. So what do we mean by the word supply? So supply is basically the quantity supplied of a commodity by a supplier at a particular price. तो किसी भी commodity की कितनी quantity एक producer supply करने में interested है, कितने price पे, उसकी को हम supply बोलते हैं. तो if we have to write definition, so supply is the quantity supplied of a commodity at a certain price. तो कितने प्राइस पे किसी भी कमोडिटी की कितनी यूनिट से एक सप्लायर सप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, उसी को हम सप्लाई बोलते हैं. ठीक है जी. अब ये दो तरीके की होती है, एक होती है इंडिविजुअल और एक होती है मार्केट. ठीक है. सो व्हाट डू वी मीन बाय द इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई? So first we will be talking about individual supply and then we will be talking about market supply. So first let's talk about individual supply. So three things we have to talk about this term individual supply. Supply को short में SS करके भी बोल देते हैं, capital S दो बार. We can write down supply like this also, just like we write demand as DND. We can write supply also as SS. ठीक है. बेटा इंडिविजुअल सप्लाई का मीनिंग, शेड्यूल और कर्व क्या होता है? बेटा मीनिंग ये होता है कि एक सिंगल प्रोड्यूसर या सप्लायर किसी भी क्वांटिटी की कितनी यूनिट्स सप्लाई करना चाहता है मार्केट में एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई. और इस चीज़ को जब हम एक टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं ना, तो इट बिकम्स इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. सो लेट्स सी हाउ एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल लुक्स लाइक. नाउ दैट वी नो द मीनिंग ऑफ इट कि एक इंडिविजुअल सप्लायर किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है कितने प्राइस पे. सपोज करते हैं कि एक पेन का एग्जांपल लेते हैं. स्टेशनरी शॉप पे जैसे कि हम सब जानते हैं पेन मिलता है, तो उसका प्राइस लिख लिया पी में और क्वांटिटी सप्लाई हमने लिख दी QS करके यूनिट्स में. सो लेट मी मेक द टेबल. नाउ दिस इज द शेड्यूल ऑफ अ इंडिविजुअल सप्लायर. द सप्लायर वांट्स टू सप्लाई 50 पेन व्हेन द प्राइस ऑफ वन पेन इज 5 rupees and this supplier is interested in supplying 100 pens when the price becomes rupees 10. Let's assume that this is the supply of 1 month or 2 months, because not obviously in a single day he would be buying these many pens to supply in the market. So this is a supply of an individual firm at a particular price. इसमें हमने मल्टीपल सप्लायर्स नहीं लिए, हमने 2-3 नहीं लिए, खाली हमने एक ही सप्लायर का नाम लिया है. सपोज करते हैं उसका नाम है मिस्टर ए, तो ये मिस्टर ए की सप्लाई है. अब इसी चीज़ को जब हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देंगे, वी विल कॉल इट एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. वी विल कॉल इट एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. व्हेन वी विल ग्राफिकली put the individual supply schedule, it will become individual supply curve. How will it look like? So in all the chapters of microeconomics, we know that quantity is to be expressed on x-axis. It is dependent upon the level of prices. More price will mean more supply, but more price will mean less demand. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी प्रोड्यूसर के बारे में, सप्लायर के बारे में. तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे जी क्वांटिटी सप्लाई in units, so with more price supply will also increase because of the high profit margin. तो अब यहाँ पर जैसे कि हम प्राइस डाल देते हैं रुपीज़ में, तो प्राइस को हम लिखना शुरू करते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सप्लाई को हम लिख देते हैं 25, 50, 100 एंड 150. सो एट 5 rupees द सप्लायर इज सप्लाइंग हाउ मेनी पेन इन द मार्केट? 50. 5 पे वो 50 सप्लाई कर रहा है, 10 पे ही सप्लाइंग 100 पेन, तो 10 पे ही सप्लाइंग 100. सो द सप्लाई कर्व विल लुक अपवर्ड लाइक दिस. ठीक है जी. सो ऊपर की तरफ आपकी सप्लाई कर्व चली गई. थोड़ा सा इसको अगर आपको और डिटेल में दिखाना है, सो 5 पर आप 50 को मार्क कर दो, थोड़ा सा आगे चला गया पीछे की तरफ, एंड 10 पे आप 100 को मार्क कर दो. इट विल गो लाइक दिस. सो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप अपवर्ड मूव हो गए हो, क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया. तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी मार्केट में प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है ना. एज्यूमिंग कि प्रोड्यूसर की कोई कॉस्ट वगैरह नहीं बढ़ी है, कि लेबर वगैरह ने पैसे नहीं बढ़ाए हैं, इसके अंदर जो भी मार्जिन है वो सेलर का ही है. तो डेफिनेटली जब एक सेलर का मार्जिन ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड होगा. सो वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. So this is the schedule and this is the supply curve of an individual supplier. Now it is the time to talk about market supply, when we have to include more suppliers in the marketplace. So generally in the market there is not a single supplier, there are multiple suppliers. Suppose करते हैं कि फर्म A के ही साथ में है फर्म B, वो भी पेन बनाती है. ठीक है. अब अगर हम प्राइस लेते हैं इसी सेम पेन का, पहले हम समझेंगे
मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, फिर हम समझेंगे मार्केट सप्लाई कर्व क्या होती है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सो अ टेबल that represents different quantities supplied by different suppliers in a market for a commodity at different prices। तो अलग अलग प्राइजेस पे प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं किसी कमोडिटी की, उसी को हम मार्केट सप्लाई बोलते हैं। तो इसमें मिनिमम 2 लोग तो आएंगे ही, तभी तो मार्केट बनेगा। खाली एक बंदे से मार्केट नहीं बनता, तो वो इंडिविजुअल है। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कोई लिमिट नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 2 लोग लेके चलते हैं। सो लेट्स टेक ओवर हेयर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड लेट्स टेक क्वांटिटी सप्लाई बाय फर्म ए, देन वी विल टेक क्वांटिटी सप्लाई बाय फर्म बी, एंड देन वी विल टेक क्वांटिटी सप्लाई इन द होल मार्केट। As simple as that. So when the price will increase, both of them would like to supply more of the pen, assuming कि कॉस्ट वगैरह में कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल बढ़ गया इसलिए उन्होंने रेट बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है कि लेबर ज़्यादा वेजेस ले रही है इसलिए उन्होंने रेट बढ़ा दिए। उन्होंने वॉलेंटरी प्रॉफिट के चक्कर में अपने रेट्स बढ़ा दिए। दोनों ही फॉर्म्स में जब 5 रुपये का पेन बिक रहा था तो फॉर्म ए कितने पेन सप्लाई कर रही थी, यहीं से शेड्यूल में हेल्प ले लेते हैं, 50 एंड देन इट बिकेम 100। तो पहले 50 सप्लाई कर रहे थे, अब ये 100 सप्लाई कर रहे हैं। पहले प्राइस 5 रुपये था, अब प्राइस 10 रुपये हो गया। Assuming कि both of them are manufacturing exactly the same pen with very few variations in the design, so cost of both of them is coming out to be very much similar. As a result, दोनों ही लगभग सेम प्राइस पर प्रोडक्ट बेचने के लिए रेडी हैं। दोनों ने म्यूचुअली डिस्कस करा, चलो प्राइस महंगा करके थोड़ा पेन महंगा बेचना, प्रॉफिट कमाएंगे। अब अल्टीमेटली फॉर्म ए ने तो सप्लाई बढ़ा दी, पर फॉर्म बी क्यों पीछे रहे? फॉर्म बी पहले से ही कर रहा था 100, अब फॉर्म बी ने 10 पर कर दिया 150। How can we calculate market supply? Sometimes this question comes for 1 mark weightage, I don't know why. थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, या ट्यूबलाइट आ रही है, ये 150 लिखा है, दिस इज 150। मैं नीचे एक बार दोबारा लिख देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं कंफ्यूज मत होना, मैंने 2 बार लिखा है रिकॉर्डिंग में, वहाँ पर वो थोड़ी सी ट्यूबलाइट आ रही है इसलिए आई हैव रीरोट इट एज 150। दोनों को सम कर देते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेंगे मार्केट सप्लाई बताओ, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे 1 मार्क्स फ्री के ले लो। 100 + 50 150, अब दोनों मिलकर कितनी सप्लाई कर रहे हैं? 250 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट मार्केट सप्लाई। वी जस्ट एड द सप्लाई बाय फर्म ए, वी हैव टू एड इट with firm B and we will arrive the market supply at a price of 5 rupees. Now when the price increases by 5 more rupees, that it becomes 10 rupees. फॉर्म ए कर रहा है 100 सप्लाई और फॉर्म बी कर रहा है 150, दोनों मिलकर कर रहे हैं 250। तो क्वांटिटी सप्लाई बाय फॉर्म ए प्लस क्वांटिटी सप्लाई बाय फॉर्म बी विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इन द होल मार्केट। थोड़ा सा इसको स्क्वीज करते हैं सो दैट वी कैन प्लॉट द मार्केट सप्लाई कर्व। आई विल पुट इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, सो सप्लाई कर्व बनाते हैं पूरे मार्केट की, थोड़ा ऊपर की तरफ बना देते हैं। प्राइस विल बी ऑन वाई एक्सेस वंस अगेन एंड योर सप्लाई विल बी ऑन एक्स एक्सेस फॉर फर्म ए, फर्म बी एज वेल एज द होल मार्केट। सो प्राइस ऑन योर वाई एक्सेस, प्लीज पे अटेंशन, quantity supply in units as usual on your x axis because it is dependent upon the price of the product। बेटा जी सप्लाई बढ़ाना शुरू करते हैं, 25 से लेना शुरू कर दो। वैसे ज़रूरत नहीं, 50 से भी ले सकते हैं क्योंकि 50s में ही वैल्यूज़ हैं, 25 से लेंगे तो शायद वैल्यूज़ कम ना पड़ जाए। 150, 200 एंड 250 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी नीड। वी डोंट नीड वैल्यू मोर देन दैट। नाउ मूविंग फर्दर, सो टू द प्राइस, so what do we need? 5 and 10, that's it. So let's write down 2, 4, 6, 8, 10 and 12. So first of all 5 will be between what? 4 and 6. तो exactly 4 और 6 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा बेटा जी? 5। Just for reference I'm making it, you don't have to show it separately because आपने जो 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है वो 2 रुपीज़ के प्राइस के लिए लिया है ना, तो अब बीच में 1 सेंटीमीटर का अपने हिसाब से रैंडमली मार्क नहीं कर सकते। जस्ट फॉर अ बेटर विजन ऑन रिकॉर्डिंग एंड फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स आई हैव मार्क 5। You don't have to mark 5 separately. बेटा जी 5 रुपये के प्राइस पे ये सप्लाई कर रहे हैं 50 पेन, तो 5 पेन की सप्लाई 50 कर दो, 5 रुपये पे 50 सप्लाई कर रहे हैं, मैंने येलो डॉट मार्क कर दी। अब 10 रुपये के प्राइस पे कितने सप्लाई करने लगे? 100, क्योंकि इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो 10 रुपये अब ये सप्लाई कर रहे हैं 100, इसको आप खींच दो ऐसे, तो ये बन गई सप्लाई बाय विच फॉर्म? फॉर्म ए। तो बेटा जी ये फॉर्म ए की सप्लाई है, थोड़ा सा यहाँ से भी एक्सटेंड करके दिखा दिया, फॉर्म बाय फॉर्म ए की सप्लाई का है। ऐसे ही फॉर्म बी की बना देते हैं, फिर दोनों की प्लस करके मार्केट की सप्लाई का बना देंगे। हाँ जी, फॉर्म बी कितनी सप्लाई कर रही है? 5 रुपये पे 100 पेन, तो 5 रुपीज़ पे आप 100 पेन शो करो फटाफट से, और 10 रुपीज़ पे आप शो करोगे हाउ मेनी पेन? 150। सो 10 पे यू हैव टू शो 150 राइट हेयर। तो बेटा 100 अगर यहाँ है तो 150 10 पे थोड़ा सा उसके आगे है राइट हेयर। सो दिस इज द सप्लाई बाय हुम? फर्म बी।
दिस इज द सप्लाई बाय फर्म बी। नाउ वी हैव टू मेक द सप्लाई कर्व ऑफ बोथ ऑफ देम, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड अप बोथ ऑफ देम एंड वी विल गेट 5 पे दोनों मिलकर सप्लाई कर रहे थे 150, बेटा जी 5 पे 150 मार्क करेंगे और 10 पे 250 मार्क करेंगे। सो 10 पे 250 हमने मार्क कर दिया है लाइक दिस। तो सप्लाई M लिख दिया, सप्लाई इन द होल मार्केट। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने नोटिस करा या नहीं, बट ये क्वेश्चन मैंने अभी अपने असाइनमेंट में भी पूछा था। मैं यहाँ पर ज़रा बता दूँ कि जो सप्लाई कर्व होती है इंडिविजुअल वाली और मार्केट वाली, एक अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। बेटा जी इंडिविजुअल वाली आपको सप्लाई कर्व जो यहाँ पर दिख रही है वो थोड़ी स्टीप नहीं दिख रही, थोड़ी खड़ी खड़ी सप्लाई कर्व है। सो अगर हम एक ही कर्व में इंडिविजुअल और मार्केट दिखाएं तो इंडिविजुअल वाली जो होगी वो थोड़ी सी स्टीपर होगी और जो मार्केट वाली होगी वो थोड़ी सी फ्लैटर होगी। आप इसको बोल सकते हो कि थोड़ी सी ये नैरो है और ये थोड़ी सी वाइड है, वट एवर मीन यू वांट टू से। सो मार्केट सप्लाई के अंदर क्योंकि सबकी सप्लाई आ गई ना, ए की, बी की और अगर बाकी के सप्लायर्स हैं उनकी भी, तो वो थोड़ी सी फ्लैट जाएगी। पर जो इंडिविजुअल वाली है वो एक ही सिंगल सप्लायर की है तो वो उतनी ज़्यादा फ्लैट नहीं जाएगी। सो आई विल रिपीट ऑल द कंसेप्ट इन शॉर्ट। Individual supply schedule representing individual supply at different prices by a supplier, and when we will depict this on a graph it will become individual supply curve. In a market supply curve we have different supplies by different suppliers in the market at different prices. तो अलग अलग प्राइजेस पे जो मार्केट में सप्लायर है वो कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, जब हम उसको टेबल में दिखाते हैं तो व्हाट डज इट बिकम? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब हम डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट सप्लायर्स की सप्लाई दिखाते हैं तो ये इंडिविजुअल नहीं है, ये मार्केट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सप्लायर्स हैं, राइट। हमने सिंप्लिसिटी के लिए 2 लिए। इस इंफॉर्मेशन को जब हम डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं इट बिकम्स मार्केट सप्लाई कर्व। सो दिस इज एक्चुअली अ मार्केट सप्लाई कर्व। ये आपकी मार्केट सप्लाई की राइट अबव इज द कर्व। एंड इंडिविजुअल वाली थोड़ी स्टीपर रहेगी और मार्केट वाली फ्लैटर रहेगी। क्या हम आगे चल सकते हैं? Now let's talk about the factors which will be affecting individual supply, and then we will be talking about the factors which will be affecting the whole market. So before we proceed, I would like to clarify one thing कि जो factors individual को affect करेंगे वो obviously पूरे market को तो affect करेंगे ही करेंगे। अच्छा, जब डिमांड पड़ा था तो उसमें 2 ऐसे फैक्टर थे जो खाली इंडिविजुअल के लिए, जैसे इनकम सबकी थोड़ी चेंज होती है, किसी एक दो कंज्यूमर की चेंज हो जाएगी, सबकी थोड़ी चेंज होगी। ऐसे ही टेस्ट प्रेफरेंसेस सबके अलग अलग होते हैं, बट सप्लाई के केस में ऐसा नहीं है। सप्लाई में जितने भी इंडिविजुअल के फैक्टर्स हैं ऑल ऑफ देम विल बी एप्लीकेबल इन मार्केट सप्लाई। कैसे? अभी देखो, पहले फैक्टर समझ लो और आप लोग खुद ही उसको अंडरस्टैंड करोगे कि सर जो आपने बात बोली है वो बिल्कुल आपने करेक्ट बोली है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच विल बी अफेक्टिंग an individual supplier, and then we will be discussing those factors which will be affecting the whole market. Okay, so let's talk about individual supply factors. So those factors of supply which will be affecting the individual suppliers are said to be individual supply factors, and those factors which will be affecting the whole market, matlab all the suppliers in the market, we are going to call it as market supply factors. पहले कहाँ से शुरू करेंगे? इंडिविजुअल से। नंबर 1 प्राइस, जो हमने पीछे भी देखा भी था, यस और नो। सो वी जस्ट सॉ दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर बढ़ जाती है तो कमोडिटी की सप्लाई भी प्रोड्यूसर जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि उसको लालच आ जाता है। ज़्यादा प्राइस मतलब ज़्यादा सप्लाई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सप्लाई। अगर और किसी चीज़ में चेंज नहीं आए, खाली सप्लाई में चेंज आए, प्राइस में चेंज आए, नॉट इन दी अदर फैक्टर्स बट ओनली दी प्राइस इज गेटिंग चेंज, एंड as a result of it supply is also getting changed, so we call it as law of supply. ये सप्लाई का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसको ड्रॉप करेंगे नीचे जाएगा, तो ये सप्लाई का लॉ है कि अगर बाकी सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ में चेंज ना आए, मार्केट में बेचने वाले को प्राइस अच्छा मिले तो वो प्रॉफिट के चक्कर में सप्लाई को बढ़ा देगा और वाइस वर्सा। बट बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई इसकी वजह से उसने प्राइस बढ़ाया, ठीक है, या फिर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए, या फिर जो प्रोडक्ट वो कुछ और सेल कर रहा था उसका मार्केट में प्राइस जो है वो बहुत कम हो गया, एंड एज अ रिजल्ट इससे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसने इसकी सप्लाई बढ़ा दी। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस नहीं होने चाहिए। खाली प्राइस बढ़ेगा और किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ सप्लाई, और वाइस वर्सा। प्राइस कम होगा तो सप्लाई करने में फायदा नहीं है, नुकसान है, ठीक है, तो सप्लाई उतने टाइम के लिए कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स। बेटा सिर्फ सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस भी होता है। कॉस्ट प्राइस, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बनता है, आप लोग सीख के आ चुके हैं बचपन में। So along with price of the commodity, what matters is price of factors of production.
प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, येस और नो, कि आपकी इनपुट्स की कॉस्ट क्या आ रही है। तो बेटा जी सिंपल भाषा में समझाया, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी सप्लाई कम करने का फायदा, अगर लेबर को ज़्यादा देना पड़े अपनी जेब से, बिजली वालों को ज़्यादा देना पड़े, मटेरियल महंगा हो जाए, तो उतने टाइम के लिए प्रोड्यूसर के लिए एडवाइस है सप्लाई थोड़ी कम करे, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो गया ना। पहले 5 रुपये का बना हुआ सामान 10 का बेच रहा था, अब जो सामान पहले 5 का बन रहा था वो 7 रुपये का बन रहा है, तो उसका हर एक आर्टिकल पे प्रॉफिट 2 रुपये से कम हो गया, सिंपल भाषा में समझाएं तो। एट दैट टाइम ही विल बी इंटरेस्टेड इन सप्लाइंग लेस यूनिट्स एज ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। आर वी क्लियर टिल हियर? सो नेक्स्ट विल बी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटा जी टेक्नोलॉजी दो ही होती हैं, या तो लेबर या फिर कैपिटल। किसमें ज़्यादा सप्लाई होती है जनरली? जनरली मतलब इट्स क्वाइट डिबेटेबल, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबर, कि आपने कितनी लेबर कितना कैपिटल लगाया। बट ऑन जनरल टर्म्स मोर एडवांस टेक्नोलॉजी विल गेट यू मोर क्वांटिटी सप्लाई एंड नॉट, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लेबर का काम ज़्यादा हो तो उसमें शायद उतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आ पाएगा, उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी जितनी एफिशिएंसी मशीन लेकर आ पाएगी। तो हम लिखेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी वीक है, ऑब्सोलीट है, इतनी एडवांस नहीं है, लेबर ज़्यादा है, तो उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी जितनी सप्लाई वो फॉर्म करेगी जिसमें टेक्नोलॉजी एडवांस है। ठीक है, सो वही बात आ जाती है कि टेक्नोलॉजी में अगर आप अपग्रेडेशन कर पा रहे हो, ये नेक्स्ट है दोनों, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर आप कर पाते हो तो बेटा सप्लाई बढ़ेगी, हाँ या ना? सो क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज। बट अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, खराब हो गई, जंग लग गया, ठीक है, रस्टिंग लग गई, उतनी क्वांटिटी नहीं सप्लाई कर पाओगे जितनी की पहले कर रहे थे। ठीक है बेटा, एक होता है एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन, की पता है भाई कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम होगी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया कि एकदम से बहुत ज़्यादा रस्टिंग लग गई, बहुत ज़्यादा जंग लग गया, फिर एकदम से अर्थक्वेक आ गया, इसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। डेप्रिसिएशन तो आपको एक्सपेक्टेड है ना भाई, वैल्यू कम होगी। डेप्रिसिएशन से प्रोडक्टिविटी में इतना फर्क नहीं आता। आपकी मशीन पिछले साल भी अगर 100 पेन बना रही थी, एक दिन में भी वो 100 पेन ही बनाएगी डेप्रिसिएशन होने के बाद भी। बट अगर उसको भी पार्ट डैमेज हो गया, अगर उसको किसी पार्ट में रस्टिंग लग गई और अगर उसकी प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना हो, तो दिस इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, जो हमने नहीं प्लान करा था, इसकी वजह से आपकी जो लॉस हो रहा है उसको हम रखेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से सप्लाई आप कम कर पाओगे एज कम्पेयर टू जो आप पहले कर पा रहे थे। बेटा इसको हम बोलते हैं कि मशीन गेटिंग ऑब्सोलीट। टेक्नोलॉजी पुअर हो जाएगी तो आप सप्लाई उतनी नहीं कर पाओगे जितनी आप पहले कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड कुछ मशीन में आपने सर्विसिंग करवा ली, या फिर अगर आपने उसमें कोई पार्ट रिप्लेस करवा लिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इनपुट ले रही है पर प्रोडक्शन भी आपको उतनी बराबर अच्छी दे रही है, सप्लाई ज़्यादा करोगे। बट अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब सप्लाई ज़्यादा, खराब टेक्नोलॉजी मतलब सप्लाई कम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट डिफिकल्टी किसी बच्चे को? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल राइट। सो गवर्नमेंट हर एक आर्टिकल पे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है जो मार्केट में बिक रहा है, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो। ठीक है, सो टैक्सेशन, इफ टैक्स रेट्स विल इंक्रीज, इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्सेस सो सप्लाई कम हो जाएगी। इफ गवर्नमेंट डिक्रीजेज द टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस सम काइंड्स ऑफ सब्सिडीज, कि भाई आप हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हो या फिर आप लेबर को ज़्यादा अपॉइंट कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में, तो जितना टैक्स हम बाकी लोगों से ले रहे हैं आपसे कंपेरेटिवली कम टैक्स ले लेंगे। सो सब्सिडी चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मतलब टैक्स रेट आपको कम मिल रहा है, जितना बाकी लोगों से लिया जा रहा है आपसे कम लिया जा रहा है, तो आप सप्लाई ज़्यादा आप कर पाओगे एज कम्पेयर टू दोज फर्म्स जिन पे टैक्सेशन ज़्यादा लग रहा है, तो वो सप्लाई फिर कम कर पाएंगे। आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप फिर अकॉर्डिंगली सप्लाई को भी ज़्यादा करना प्रेफर करोगे। बेटा ये जो फैक्टर्स है ना, इससे एक इंडिविजुअल सप्लायर तो अफेक्ट होगा बेटा, बट टैक्स क्या सिर्फ एक बंदे के लिए होता है? सबके लिए होता है, सबके लिए बेनिफिट अगर हैंडीक्राफ्ट वालों को मिल रहा है तो वो क्या सिर्फ एक ही दुकान वालों को मिलेगा या सारे हैंडीक्राफ्ट वालों को मिलेगा? सबको मिलेगा। तो एक तरीके से जो ये इंडिविजुअल के फैक्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर आल्सो एप्लीकेबल इन मार्केट। एक फैक्टर और आपको बताना चाहूंगा इंडिविजुअल का, दैट इज योर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, एंड दैट विल बी इट फॉर योर इंडिविजुअल सप्लाई फैक्टर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, अगर आप पेन और पेंसिल बेच रहे हो और अगर मार्केट में पेंसिल का प्राइस बढ़ जाए तो आप पेंसिल की सप्लाई को ज़्यादा करने में इंटरेस्ट शो करोगे एज कम्पेयर टू पेन। सो पेन की सप्लाई कम हो जाएगी। पेन इज योर गिवन गुड, गिवन मतलब कि जो जिसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। सो इफ प्राइस ऑफ अदर गुड इज इंक्रीजिंग तो आप गिवन गुड की सप्लाई कम करोगे। इफ द प्राइस ऑफ द अदर गुड, अगर बेटा जी इंक्रीज हो रहा है ना प्राइस दूसरी चीज़ का, तो जो चीज़ अभी आप सप्लाई कर रहे थे उसकी क्वांटिटी आप कम कर दो, क्योंकि भाई जिसका प्राइस बढ़ा है वो बेचने का ज़्यादा फायदा, तो गिवन गुड की सप्लाई कम। बट ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरी वाले गुड का प्राइस सस्ता हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो बेच रहे थे उसको ज़्यादा बेचो। अगर मार्केट में पेंसिल सस्ती होगी, उसका प्राइस डिक्रीज हो गया,
तो पेन बेचने का ज़्यादा फायदा है, तो पेन की सप्लाई बढ़ाओ। तो जो गिवन गुड है जिसके बारे में बात करी जा रही है उसकी सप्लाई आपको बढ़ा देनी है। ऑल द फैक्टर्स विच आर एप्लीकेबल इन इंडिविजुअल आर ऑल्सो एप्लीकेबल इन मार्केट। सेम मैं लिख रहा हूं, कितने फैक्टर्स हैं जी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। All of the factors which are there in individual supply are also applicable in market supply factors. Are we clear with here? All right. Number 7 और भी है, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिविजुअल वाले ही मार्केट में लगते हैं, कुछ और भी है, जैसे कि नंबर ऑफ फॉर्म्स। अगर ए और बी के ही साथ अगर एक फॉर्म सी भी आ जाती है सप्लाई करने के लिए, तो बेटा जी अगर फॉर्म्स का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या मार्केट में सप्लाई नहीं बढ़ जाएगी पेन की? और अगर मार्केट में अगर फॉर्म्स कम हो जाती हैं तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सिंपल एज दैट, वही सब वर्षा चलता है। ये ज़्यादा फॉर्म ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे, कोई फॉर्म मार्केट से एग्जिट कर जाएगी तो ओवरऑल जो मार्केट में सप्लाई होगी उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट फैक्टर जिससे पूरा का पूरा मार्केट अफेक्ट होता है वो है जी ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, पेट्रोल डीजल के क्या दाम चल रहे हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेटा जी अगर ज़्यादा होती है, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई, तो फॉर्म ज़्यादा सप्लाई करेंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। और अगर कॉस्ट कम आ जाएगी तो वो सप्लाई फिर ज़्यादा करेंगे। सिंपल बेटा, कम कॉस्ट पे सप्लाई ज़्यादा और ज़्यादा कॉस्ट पे सप्लाई कम, सबको अफेक्ट करती है कॉस्ट। किसी एक मैन्युफैक्चरर या सेलर के लिए पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होता, मार्केट में जितने भी लोग सामान बेच रहे हैं उन सबके लिए पेट्रोल डीजल इकट्ठे महंगा हो जाता है। एंड द वेरी लास्ट वन विच विल बी अफेक्टिंग द होल मार्केट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बेटा हो सकता है कि आपकी बुक्स में एक आधा फैक्टर और लिखा हो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द ऑथर टू ऑथर। मैं जनरली इतने पढ़ाता हूँ, बुक में अगर कोई और है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेटा किसी किसान को अगर उम्मीद है कि जो चावल उसने उगाए हैं वो हफ्ता 10 दिन के बाद और महंगे बिक जाएंगे, मतलब उसको प्राइस बढ़ने की उम्मीद है पर आज नहीं फ्यूचर में, तो वो उतने टाइम का क्या करेगा, वेट करेगा। हफ्ता हो चाहे 10 दिन हो, ही विल बी वेटिंग अंटिल द प्राइस इंक्रीजेस। उसको अभी प्राइस अभी नहीं बढ़ा, उसको अभी सिर्फ क्या मिली है, टिप मिली है मार्केट से, या फिर उसको कहीं उसने ओवर हियर कर लिया कहीं से कि भाई मार्केट में चावल के दाम तो बढ़ने वाले हैं। सो अभी राइट नाउ व्हाट विल ही डू, वो क्वांटिटी सप्लाई को कम कर देगा प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि अभी उसका उतना सप्लाई करने का बेनिफिट नहीं है जितना उसका आने वाले टाइम में होगा। और अगर उसको कहीं से टिप आती है कि भाई हफ्ता 10 दिन में तो चावल के दाम बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे, अगर फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाले होते तो अभी वो सप्लाई बढ़ा देता। ठीक है जी। और बाकी सब भी तो यही करेंगे बेटा, टिप सिर्फ एक बंदे के पास होती है, सबके पास सबको पता लगेगा कि प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसलिए तो फार्मर्स अपना जो ये नॉन पेरिशेबल सामान होता है, गेहूं चावल ये सब चीज़ें, वो वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं एंड दे वेट अंटिल द प्राइस इन द मार्केट increases. So at that time they will be increasing the supply. But right now when there is an expectation कि आगे चल के प्राइस बढ़ेगा, तो प्रेजेंटली दे विल रिड्यूस दी सप्लाई, बिकॉज अभी बेचने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है जितना आने वाले टाइम में होगा। गेट बंद कर दो ये शिप का। हाँ जी। सो आई बिलीव कि दिस कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई फैक्टर्स एंड मार्केट सप्लाई फैक्टर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिन फैक्टर से सप्लाई बढ़ रही है एक्सेप्ट प्राइस उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और जिन फैक्टर से सप्लाई कम हो रही है उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई एक्सेप्ट। बेटा प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगी कम होगी उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा मान लो कि अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज बोलेंगे इसको। अगर मान लो कि पेंसिल का प्राइस कम हो गया और आपने पेन की सप्लाई बढ़ा दी, मैं रिपीट कर रहा हूं, पेंसिल सस्ती हो गई तो क्या बेचने का फायदा है, पेन के तो प्राइस में चेंज नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज। मतलब जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज नहीं है, अपने आप ही सप्लाई आगे पीछे हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, तो उसको हम इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे। टैक्स सरकार ने कम कर दिया तो भी सप्लाई बढ़ा दोगे क्या? किसी भी एग्जांपल में प्राइस चेंज हो रहा है कमोडिटी का, बेटा यहां पर क्या मैंने पेन का प्राइस चेंज करा? नहीं, मैंने किसका प्राइस चेंज करा? पेंसिल का। अगर पेंसिल मार्केट में सस्ती हो रही है तो पेन की सप्लाई बढ़ाने का फायदा ना। अगर पेंसिल का प्राइस उतना नहीं है जितना पहले था तो पेन बढ़ाओगे। अगर मार्केट में आप ही की तरह और लोग पेन की फैक्ट्री खोल लेंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी पेन की। सरकार अगर पेन पे टैक्सेस कम कर देगी तो सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस किसी भी फैक्टर से चेंज नहीं हो रहा, कोई भी फैक्टर उठा लो। अगर मार्केट में कॉस्ट कम हो जाती है इनपुट्स की, मान लेते हैं कि जो आपकी लेबर है वो कम में रेडी हो जाएगी, जैसे लेबर जनरली इतनी जल्दी रेडी होती नहीं है, तो हो सकता है कि मटेरियल सस्ता हो गया या फिर बिजली का बिल सस्ता आने लगा, तो जब प्रॉफिट ज़्यादा बच रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करो, आप सप्लाई को बढ़ा दोगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है तो आप सप्लाई को कम करोगे तो इट इज डिक्रीज। अब बात करते हैं खाली पहले वाले फैक्टर के बारे में जिसको मैंने भी येलो मार्क कर रखा है, दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला वाला। बाकी मार्क मत देखो, खाली ये वाला देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाला।
प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, एक्सपेंशन। प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन। बस इतना करना है और फिर हमारी सप्लाई की थ्योरी खत्म हो जाएगी। सो आई एम गोना पार्टीशन इट इन टू वेज। वन इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, अनदर वन इज कॉल्ड एज चेंज इन सप्लाई। सो बस 5 मिनट और बने रहो एंड देन वी आर डन विद सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज चेंज इन सप्लाई। बेटा जी, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई का बढ़ना इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस के कम होने से सप्लाई का कम होना इज ऑल्सो क्वांटिटी सप्लाई। एक तरीका बताता हूँ याद रखने का, अभी हटा दूंगा मैं ये, सिर्फ यहाँ देखो स्क्रीन पे समझने के लिए। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बेटा जी, क्वांटिटी सप्लाई में कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं, एक क्वांटिटी और दूसरा सप्लाई। और यहाँ पर भी कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं, प्राइस क्वांटिटी। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जब क्वांटिटी वर्ड आ जाएगा तो समझ जाओ बात को कि प्राइस में भी चेंज आएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, एक्सपेंशन। प्राइस कम होगा, सप्लाई भी कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको यहां से हम जरा हटा देते हैं और हम देखते हैं चेंज इन सप्लाई के बारे में। बेटा जी, चेंज इन सप्लाई में प्राइस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस जितना है उतना ही रहे और सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। कि इंक्रीज कैसे हो सकता है मार्केट में? ये अल्टीमेटली टैक्सेस कम हो गए प्रोडक्ट के, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स मार्केट में बढ़ गई, या फिर अल्टीमेटली हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हो गया, या जो प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हो उसके प्राइस में तो चेंज नहीं है, बट दूसरा जो आप साथ में इतना ध्यान नहीं दे रहे तो उसका प्राइस और कम हो गया, तो जो बेच रहे थे उसको और ज़्यादा बेचोगे, ये सप्लाई आप उसकी बढ़ाओगे, तो इन दैट केस सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं, खाली चेंज किस में हो रहा है? सप्लाई में, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ओनली चेंज इन वन थिंग एंड दैट इज सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज है? सप्लाई में। पर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में अलॉन्ग विद प्राइस सप्लाई दोनों में चेंज है। तो 2 वर्ड्स है तो दोनों में चेंज है। खाली सप्लाई है तो खाली किस में चेंज है? सप्लाई में। अब चाहे प्राइस कांस्टेंट रहे, सप्लाई बेशक कम क्यों ना हो जाए, तो अभी वो किसके अंदर आएगी? चेंज इन सप्लाई में आएगी। इसको भी हटा देते हैं और थोड़ा इसको स्ट्रक्चर के साथ अब हम समझेंगे। क्वांटिटी सप्लाई 2 वर्ड्स, सप्लाई प्राइस दोनों में चेंज। सप्लाई 1 वर्ड, ओनली चेंज इन सप्लाई। सो इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेटा कमोडिटी का प्राइस लिख देना, कुछ बच्चे खाली प्राइस लिख के आ जाते हैं। किस चीज का प्राइस? अदर गुड का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, या गिवन गुड का। तो गिवन गुड का जो प्राइस अगर वो चेंज होगा तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलेंगे। अगर और किसी भी फैक्टर में चेंज आता है, अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई। प्राइस के अलावा तो कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं, टोटल 9 फैक्टर्स पढ़ाए मैंने आपको। तो खाली जो पहला फैक्टर था वो यहाँ पर आता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बाकी जो 8 के 8 फैक्टर्स है ना, वो सब इस कैटेगरी में है, चेंज इन सप्लाई में। तो मैं यहाँ पर जरा अंडरलाइन लगा दूँ एंड लेट्स अंडरस्टैंड दी 2 टाइप्स ऑफ बोथ ऑफ देम। बेटा अगर क्वांटिटी सप्लाई का चेंज है ना तो उसमें मूवमेंट होती है। अब वो मूवमेंट या तो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी। अपवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेंशन। सप्लाई डिमांड में उल्टा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सप्लाई आपकी वापस आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा जी? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग बेटा या तो आगे होगी या पीछे होगी। तो शिफ्टिंग को अगर आप बोलोगे राइट वर्ड तो क्या बोलोगे इसको? इंक्रीज। और अगर बेटा जी हो जाती है लेफ्ट वर्ड तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज। बेटा जी इसके खाली 2 एग्जांपल्स हैं। प्राइस का बढ़ना सप्लाई को बढ़ा देगा, एक्सपेंशन। प्राइस का कम होना सप्लाई को कम कर देगा बेटा जी, कॉन्ट्रैक्शन। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसको 2 कैटेगरी में कर सकते हो एग्जांपल को इसके। एक कैटेगरी जब सप्लाई इंक्रीज कर रही है प्राइस में बिना चेंज आए, और एक कैटेगरी जब सप्लाई डिक्रीज हो रही है बिना प्राइस में चेंज आए। बेटा टैक्स कम होगा तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज, प्राइस में चेंज नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा, टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर प्राइस जो अदर गुड का है अगर वो कम हो जाएगा तो जो आपको गिवन गुड है उसकी सप्लाई करने में ज़्यादा फायदा है या नहीं है? अगर पेंसिल सस्ती होगी तो पेन की सप्लाई बढ़ाओ। पर अगर मैं बोलूँ कि पेंसिल महंगी हो गई है, अदर गुड बढ़ गया, तो आप पेन की सप्लाई कम कर दोगे। गिवन गुड की सप्लाई करने में उतना फायदा नहीं है जितना पेंसिल को बेचने में फायदा है। बेटा तीसरा फैक्टर इसके अंदर हो सकता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर कम हो गई तो सप्लाई ज़्यादा, और अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो सप्लाई कम।
बेटा यहाँ पे सप्लाई में कैसे एरोज नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पर सप्लाई में कैसे एरोज नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा भी चेंज हो, वैसे 8 फैक्टर है, मैं आठों के आठों तो नहीं लिखूंगा, मैं खाली इतना लिख देता हूँ, किसी भी फैक्टर में अगर फेवरेबल चेंज आ जाता है, जैसे अगर ज़्यादा फर्म्स हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है, तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर कुछ भी आपके साथ अनफेवरेबल हो जाता है, टैक्सेस का बढ़ना, नंबर ऑफ फर्म्स का कम हो जाना, या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ जाना, तो सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी। चारों केसेस को एक ही बार में मैं आपको बताऊंगा। बेटा यहाँ पर कर लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई वाले और वहाँ पर कर लेंगे सप्लाई वाले, ठीक है। सो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, चेंज इन सप्लाई, दोनों। बेटा क्वांटिटी सप्लाई में अगर चेंज हो रहा है तो मतलब प्राइस में भी चेंज है और सप्लाई में भी चेंज है, सब में चेंज है, ठीक है। कि थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। तो अगर अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई बढ़ रही है, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, एक्सपेंशन, हाँ या ना। यहां पर क्या आता है, प्राइस, और नीचे क्या आती है, कमोडिटी की सप्लाई, किसमें, यूनिट्स में। ओरिजिन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, सब पर यही कॉमन रहेगा, मैं हर पे ड्रॉ नहीं करूंगा, आई थिंक ट्यूबलाइट की वजह से प्रॉपरली यहाँ शो हो नहीं रहा, मैं एक पे और कर देता हूँ ओवर हियर। ओरिजिन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, हियर वी हैव द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड हियर वी हैव द क्वांटिटी सप्लाई इन यूनिट्स। सपोज करते हैं कि मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। सपोज करते हैं कि आप 5 रुपीज़ पे सप्लाई कर रहे थे 10 पेन की, ठीक है। अब आप 10 रुपीज़ के प्राइस पे सप्लाई कर रहे हो 20 पेन, समझ में आया नहीं आया। 5 रुपीज़ पे आप सप्लाई कितने पेन कर रहे थे, 10, और अब आप 10 पे कर रहे हो 20, तो सप्लाई कर्व आपकी ऊपर की तरफ मूव हुई, यस और नो। तो आप अगर पहले इस वाले पॉइंट पे थे, इसको ए नाम दे दो, तो अब आप ऊपर की तरफ 10 रुपीज़ के प्राइस पे सप्लाई 20 कर रहे हो, तो किस पॉइंट पर हो, बी पॉइंट पर हो। कहाँ मूवमेंट हुई है, अपवर्ड, एक्सपेंशन। यहां पर इसको उल्टा कर दो, आप पहले 10 रुपए के प्राइस पे सप्लाई कितने पेन कर रहे थे, 20 पेन, 5 रुपए पे अब आप 10 करने लगे, ये भी बेटा अपवर्ड ही है, सप्लाई कर्व एनीवेज अपवर्ड ही रहती है। अब इसमें बस फर्क ये है कि ओरिजिनल वाली ये थी, 10 पे आप सप्लाई कर रहे थे 20, अब आप 5 रुपीज़ के प्राइस पे कितनी सप्लाई करोगे, 10, वेरी गुड। सो पहले पॉइंट ए ऊपर था, अब बी नीचे है, सो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा जी, कॉन्ट्रैक्शन। सो ऊपर वाले में प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी और नीचे वाले में प्राइस कम होने से सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई। यहाँ पर हम बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। बेटा जी पहले आप 10 रुपए के प्राइस पे सपोज करते हैं 5 पेन सप्लाई कर रहे थे, 10 रुपीज़ के प्राइस पे हाउ मेनी पेन यू वर सप्लाइंग, 5 पेन। तो इसी पॉइंट से आप निकाल दीजिए सप्लाई कर्व लाइक दिस, दैट्स इट। क्योंकि अब इसमें प्राइस में चेंज नहीं है, हो सकता है कि अब जो कॉस्ट है पेन की वो कम लगने लगी, लेबर कम पैसों में मान गई है, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए हैं, या आपके ही एरिया में और ज़्यादा फॉर्म्स अब पेन बनाने लग गई हैं, तो सप्लाई अब 5 से बढ़कर 10 हो गई। तो आप इसको डॉटेड करके आगे लेकर आओगे ऐसे नीचे की तरफ, और आपकी ये रही नई सप्लाई कर्व, ऐसे डैश पॉइंट ए पे पहले थे, अब पॉइंट बी पर आ गए हो। कैसी शिफ्टिंग है ये, राइटवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। किसी भी चीज में अगर फेवरेबल चेंज आता है तो सप्लाई विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट विदाउट द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। लास्ट केस, आप 10 रुपए के प्राइस पे 10 पेन सप्लाई कर रहे थे, 10 पर आ जाओ, दिस इज योर सप्लाई कर्व, ओरिजिनल वन, एट पॉइंट ए यू वर ऑपरेटिंग, फॉर सम रीजन ये ना वो आ रही है यहाँ पे ट्यूबलाइट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ऐसे करके दिखा देता हूँ, हाँ। सो एट द प्राइस ऑफ 10 यू वर सप्लाइंग हाउ मेनी पेन, एक सेकेंड, ये अभी भी थोड़ा सा शायद कंप्रेस करना पड़ेगा, हाँ। 10 रुपीज़ के प्राइस पर यू वर सप्लाइंग 10 पेन, जैसे यहाँ पर था ना 10 और 10, वैसे ही, ठीक है, 10 और 10। अब आप 10 पर ही सप्लाई करने लगे 5 पेन, ऐसा क्यों हो गया कि आपने सप्लाई एस से शिफ्ट करके पीछे एस डैश और एस डैश पे डाल दी। अब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पीछे की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए और 10 की जगह खाली आप 5 सप्लाई कर रहे हो, तो आप पीछे की तरफ आ गए। क्यों हो सकता है ऐसा, क्या रीज़न, टैक्सेस बढ़ गए, या हो सकता है कि लेबर ने वेजेस बढ़ा दी, कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, या जितनी दुकानें पहले पेन बेच रही थी अब एक आधी दुकान वहाँ बंद हो गई, या फिर हो सकता है कि पेंसिल का प्राइस महंगा हो गया तो आप पेन की सप्लाई कम कर दोगे। तो पेन के प्राइस में चेंज नहीं है, चेंज किसी भी और चीज़ में हो सकता है, पेन का केस पेन का ही है, बट प्राइस उसका चेंज नहीं हो रहा,
और किसी फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज आने की वजह से इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड एंड वी विल कॉल इट एज डिक्रीज इन सप्लाई कर्व. लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट इन इंक्रीज, upward movement in expansion, downward movement in contraction. Very, very direct concept. I have no idea why students get confused in this. Crystal clear, easy concept. प्राइस सप्लाई दोनों में चेंज, बड़ी बात है ना, भी दोनों में चेंज हो रहा है. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बड़े वर्ड है. खाली सप्लाई में चेंज छोटे वर्ड है. बढ़ेगी तो इंक्रीज, कम होगी तो डिक्रीज. सीधी लाइन बनाओ, पहले तो सप्लाई बढ़ रही है आगे जाएगी, कम हो रही है पीछे आएगी. सो वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ सप्लाई. आई बिलीव सब लोगों को सप्लाई की थ्योरी क्लियर है. जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, डाउट डिफिकल्टी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, सो दैट यू शुड नो कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. ऑल राइट.